हेलो एवरीवन, वेलकम इन टीम दीवाना आईएएस एंड गेट। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की सॉल्यूशन की जो टेस्ट हुआ है। होपफुली आपका काफ़ी अच्छा गया है और आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने को मिले थे। सो मैं 1 से लेके 15 तक ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 टू क्वेश्चन नंबर 30 में आपको डिस्कस करने वाला हूँ। अगर आप मुझसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे पेज एंड अदर लिंक्स अवेलेबल है। आप वहाँ से मुझे फॉलो कर सकते हैं और अपने जो भी पर्सनल डाउट्स है रिगार्डिंग एनीथिंग रिलेटेड टू योर प्रिपरेशन आप पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। सो यहाँ पे जो आपको ऑप्शन गिवन थे, एनर्जी एंड वर्क आर स्केलर क्वांटिटी, ओके, फोर्स एंड वर्क आर वेक्टर क्वांटिटी, एनर्जी एंड मोमेंटम एंड वेलोसिटी आर वेक्टर्स एंड फोर्स मोमेंटम एंड वेलोसिटी आर स्केलर। सो काफ़ी ज़्यादा ईजी क्वेश्चन था अगर आप देखेंगे, क्योंकि आपको पता है कि जो फोर्स है वो आपका वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन जो वर्क है वो आपका स्केलर क्वांटिटी है, एंड एनर्जी आपकी स्केलर है, मोमेंटम आपका वापस आपका वेक्टर क्वांटिटी होगी, वेलोसिटी आपका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होती है, जैसे हम उसको समझ सकते हैं, एंड फोर्स मोमेंटम एंड वेलोसिटी। तो फाइनली क्या हुआ कि जो आप ऑप्शन नंबर ए देख रहे हैं एनर्जी एंड वर्क, वो आपका स्केलर क्वांटिटी है, एंड जो रिमाइनिंग जो डाटा है वो गलत है, क्योंकि किसी में मैच नहीं हो रहे हैं। अगर फोर्स वेक्टर दिया तो वर्क वहाँ पे स्केलर क्वांटिटी दे दी, ऐसे ही एनर्जी स्केलर दे दी है तो वहाँ वेक्टर शो किया हुआ है। ऐसे ही अगर फोर्स और मोमेंटम और वेलोसिटी गिवन है तो वहाँ पे वेलोसिटी को उनको वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन डी ऑप्शन में उसको स्केलर दिया हुआ है। तो आप इजीली समझ जाएंगे ऑप्शन के थ्रू। तो इसका आंसर ए होगा। देन क्वेश्चन नंबर 17 आपको गिवन था, इफ़ द मैक्सिमम एंड मिनिमम रिजल्टेंट फोर्स ऑफ टू फोर्सेज एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल आर 40 किलोन्यूटन एंड 10 किलोन्यूटन रेस्पेक्टिवली, देन द टू फोर्सेज इन क्वेश्चंस वुड बी। ओके, सो यहाँ पे आपको जो इक्वेशन फॉर्मेट करनी होगी, क्योंकि आपको दो पर्टिकुलर फोर्स दिए हैं, मैक्सिमम एंड मिनिमम रिजल्टेंट फोर्स, एंड वो आपको पता है कि जब हम किसी टू फोर्स का रिजल्टेंट फोर्स निकालते हैं, यानी 40 किलोमीटर और 10 किलोमीटर का अगर हम रिजल्टेंट फोर्स निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू कोस थीटा। अब हमें ये इक्वेशन है, लेकिन हमें मैक्सिमम और मिनिमम के लिए बात की हुई है। तो जब मैक्सिमम कब होगा, जब हमारा कोस थीटा जो है उसकी मैक्सिमम वैल्यू हो, क्योंकि पी क्यू तो फिक्स रहने वाले हैं। तो कोस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब आप उसको कोस को जीरो पुट करेंगे, कोस जीरो पे 1 आएगा तो वहाँ पे आपका वो केवल 2 पी क्यू बच जाएगा। इस तरीके से पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू जो क्वांटिटी आएगी, यानी कि पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर जो क्वांटिटी आएगी वो आपकी मैक्सिमम वैल्यू देने वाली है, वो आएगी आपकी 40 स्क्वायर के इक्वल। सिमिलरली आप आर मिनिमम निकाल लेंगे और वो कब होगा, जब कोस थीटा की वैल्यू आपको -1 मिलेगी। देन उस केस में आप पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2 पी क्यू लिखेंगे, उसको पी माइनस क्यू स्क्वायर जब सोल्व करेंगे 10 स्क्वायर आएगा। सो यहाँ से आपको क्या हुआ है कि आपको समझना होगा कि p प्लस क्यू का स्क्वायर एंड p माइनस क्यू का स्क्वायर का स्क्वायर आपको 10 वैल्यू है। जब दोनों को p प्लस क्यू और p माइनस क्यू को आप सोल्व करेंगे, दो इक्वेशन मिल जाएगी आपको, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर 40 स्क्वायर एंड p माइनस क्यू का होल स्क्वायर 20 स्क्वायर, सॉरी 10 स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे तो आपको p और q की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो द रोड रोलर शोवन इन द गिवन फिगर इज बीइंग मूव ओवर एन ऑब्स्टेकल बाय ए पुल p, द वैल्यू ऑफ p रिक्वायर्ड विल बी मिनिमम व्हेन इट इज। सो इसमें आपको एक समझना है कि जो आपका पर्टिकुलर ये रोड रोलर है, इसका जो वेट होगा वो ओ पॉइंट से ही, क्योंकि सेंटर पॉइंट ओ है, सेंटर ऑफ ज्योमेट्री ओ है, तो वहीं से वो पास हो रहा होगा। सिमिलरली जो पी है वो भी आपके ओ पॉइंट से पास हो रहा है, और जो ओ सी फोर्स है आर ओ सी जो रिएक्शन वहाँ पे जनरेट होगी वो भी आपकी ओ पॉइंट से पास हो रही है। तो इस केस में अगर हम यहाँ पे साइन लो लगा के इसको सोल्व करते हैं तो हमें पता चलेगा कि जो ओ सी है उसके परपेंडिकुलर होना चाहिए इस पी को। ओके, जो ओ सी है उसके परपेंडिकुलर होगा तो हमें वो मिनिमम वैल्यू देगा। ओके, क्योंकि मिनिमम वैल्यू आप इसको प्रैक्टिकली थिंकिंग करके भी सोच सकते हैं कि जब हम उसके 90 डिग्री एंगल पे खींचेंगे तो वो हमें मिनिमम वैल्यू देगा। अदरवाइज फिर आपका जो रिएक्शन है उसमें फोर्स ज़्यादा चला जाएगा, अदरवाइज आपको वेट को ज़्यादा उठाना पड़ेगा। ओके, तो दोनों ही केस में आप समझ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर आपका इसी तरीके से होगा, इफ ए सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम एंड द पोजिशंस ऑफ द सिस्टम डिपेंड अपॉन मेनी इंडिपेंडेंट वेरिएबल, द प्रिंसिपल्स ऑफ वर्चुअल वर्क स्टेट दैट द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी विद रेस्पेक्ट टू ईच ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल मस्ट बी। तो आप जानते हैं कि टोटल पोटेंशियल एनर्जी जो है
वो फंक्शन होगी इंडिपेंडेंट वेरिएबल का। अब यहाँ से आपको पता चला कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे अगर वो डिपेंड कर रही है, इस मीन्स जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी वो कांस्टेंट है। अगर डिपेंडेंट वेरिएबल पे होती तो वो आपकी कांस्टेंट नहीं रहती। देन अगर आप किसी भी टोटल पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन लिखेंगे और उसका पार्शियल डेरिवेटिव लिखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कांस्टेंट होने के कारण हमेशा उसकी वैल्यू आपको 0 मिलेगी। जैसे ऑप्शन उसका बी होगा। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ट्रेन ऑफ वेट 5000 किलोन्यूटन इज पुल्ड ऑन ए लेवल ट्रैक विद a constant speed of 10 मीटर पर सेकेंड, द फ्रिक्शनल फोर्स इज 75 किलो न्यूटन, द पावर ऑफ द इंजन इज। सो मेनली आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपको इस तरीके के क्वेश्चन हो और केवल पावर आपसे पूछा जाए तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसको ओवरकम करने के लिए ओवरकम हो रहा है उसके हिसाब से हम देखेंगे तो जो पावर का फॉर्मूला होता है वो होगा फ्रिक्शनल फोर्स इनटू वेलोसिटी। यहाँ पे तो फ्रिक्शनल फोर्स आपका 75 एंड वो 75 किलो न्यूटन एंड वो 10 मीटर पर सेकंड। जब आप उसको सोल्व करेंगे तो आपको 750 किलो वाट आपको इसका आंसर मिलेगा। ओके, इसमें कंफ्यूज करने के लिए आपको 5000 किलो न्यूटन दे रखा, लेकिन उसका यूज नहीं है क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स एंड जो कांस्टेंट स्पीड है उससे भी आप इजीली पावर कैलकुलेट कर सकते हैं एफ इंटू वी से। ओके, देन नेक्स्ट आपका है, ए हैमर ऑफ मास 600 kg fall on the top of pile of mass 150 kg. What is the ratio of kinetic energy before this impact and kinetic energy after impact? So आपको पता है कि जब एक पर्टिकुलर पाइल है तो इनिशियली उसका वेट कितना है 6000 किलो kg, लेकिन जब वो उसके टॉप पे आ चुकी है 150 के टॉप पे जब वो स्ट्राइक करेगी तो जो टोटल वेट होगा वो 600 प्लस 150 होगा। तो आपको काइनेटिक एनर्जी बिफोर इम्पैक्ट अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो मास आप लेंगे केवल 6000 kg, क्योंकि वो मास एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से आके उसको स्ट्राइक ले रहा है, लेकिन जब स्ट्राइक हो रही है तो दोनों का मास इक्वल हो जाएगा एंड जो वेलोसिटी होगी वो आपको उससे कंपेयर करना पड़ेगा। तो जो आपकी अबाउ जो बिफोर इम्पैक्ट की वेलोसिटी है वो v से डिनोट है और जो आफ्टर इम्पैक्ट है वो स्मॉल v से डिनोट है। आप यहाँ पे आंसर में थोड़ा दोनों ही एक जैसे लिखे हुए हैं तो आपको समझना है दोनों डिफरेंट है। तो यहाँ से आपको समझना है कि इसको 1/2 mv² सोल्व करेंगे, देन 1/2 कैपिटल M प्लस M v² सोल्व करेंगे। लेकिन अब हम क्वेश्चन में देखेंगे तो वहाँ से हमें पता चलेगा कि 600 डिवाइड बाई 750 हमें इसका आंसर मिला इंटू v² इसका आंसर मिलेगा। अब देखिए यहाँ से हमें कोई भी ऐसा रेशियो नहीं दिया था जिसका हम अगर ऑप्शन देखें तो हमें अपोजिट डायरेक्शन में मिले। ओके, तो यहाँ पे हमें कोई भी ऐसा ऑप्शन अगर आप इसको 600 इंटू v² एंड 750 इंटू v² रखेंगे, लेकिन अब वेलोसिटी आपकी बिफोर इम्पैक्ट एंड आफ्टर इम्पैक्ट इक्वल हो रही है, सो दैट्स वाई दोनों आपके कैंसिल हो जाएंगे और इसका अगर आप इसको सोल्व करेंगे 600 डिवाइड बाई 750 आपका 0.8 आएगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। मैं इसको करेक्ट मैंने करवा दिया है वहाँ पे। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन होगा वो आपका करेक्ट ऑप्शन आपका सी होगा। ओके, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे 1.2 लिखा है क्योंकि 600 में अगर आप 750 डिवाइड करेंगे तो आपका 0.8 आएगा रेदर देन आपका 1.25। तो इसको आप को मैंने करेक्ट करवाया है क्वेश्चंस में भी, तो सॉल्यूशन में थोड़ा मिसमैच हो गया था, तो आप इसको चेक कर लीजिएगा। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 22 की अगर हम बात करें, स्प्रिंग स्केल इंडिकेट ए टेंशन T इन द राइट हैंड केबल ऑफ द pulley system shown in figure. Neglecting the mass of the pulley and ignoring friction between the cable and pulley, the mass M is. Okay, so C जो है इसमें क्या है कि आपका 40 डिवाइड बाई जी ऑप्शन आ रहा है। वो कैसे आ रहा है अब देखिए, यहाँ पे अगर हम देखें तो डायग्राम अगर आप देखेंगे तो काफ़ी इजीली समझेंगे कि जो फोर्स है टी, अगर इस स्केल टी स्प्रिंग स्केल लिखा हुआ है, इसके पुली से अगर ये ओवर होकर आता है तो इसके नेक्स्ट साइड में जो पुली है वहाँ पे भी टी फोर्स होगा एंड उससे अगली वाली जो केबल है उस पर भी टी एंड उससे अगली। तो इट मीन्स जो नीचे से टोटल फोर्स लग रहा होगा वो आपका 4T होगा, क्योंकि अगर हम जो सेंटर वाली पुली है इसके अप साइड में जो दोनों आपकी रोप आ रही है उन दोनों में टी होगा, तो जो नीचे वाली रोप है उस पर डबल फोर्स लगेगा, यानी उन दोनों का सम होकर लगेगा 2T। तो टोटल जो हमारा नीचे कैपिटल M मास लटक रहा है या फिर स्मॉल m अगर हम उसको कंसिडर करें स्मॉल m मास लटक रहा है तो उसके नीचे की उस पर्टिकुलर मास के डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपका mg फोर्स लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, और अप साइड में उसका 4T आपका जो टेंशन है उसके कारण लगेगा। जब हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो m हमें 40/g मिल जाएगा। आप इसको चेक लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में थोड़ा सा आंसर का ऑप्शन वहाँ पे सॉल्यूशन की मैं थोड़ा गलत लिखा हूँ, लेकिन आपके जो रिजल्ट है उसमें उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा।
देन क्वेश्चन नंबर 23, ए पर्सन कैरिंग ऑन हिज हेड ए ज्वेलरी बॉक्स ऑफ वेट W जम्प डाउन फ्रॉम द थर्ड स्टोरी ऑफ ए बिल्डिंग बिफोर द टचिंग द ग्राउंड ही वुड फील ए लोड ऑफ मैग्नीट्यूड। अब देखिए काफ़ी ईजी, अगर कोई पर्सन है और उसने W वेट अपने सर पे ले रखा है एंड वो अगर कूदता है तो ज़मीन के जस्ट टच होने से पहले उस पे W फोर्स कितना फोर्स लगा रखा होगा, तो आप देखेंगे कि जो W फोर्स है वो उस पर्टिकुलर हेड के रेस्पेक्ट में कोई भी मूवमेंट नहीं ले रहा। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि उस पर्टिकुलर मोमेंट की नहीं लेगा। एंड आप ये भी समझ सकते हैं कि कोई भी जो वेट ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी है वो जीरो होता है, यानी कोई बॉडी अगर हम फ्री फॉल कर रहे हैं तो उसका वेट जीरो होगा, क्योंकि जब तक उसको कोई रजिस्टर नहीं कर रहा होगा तो वो वेट कैसे जनरेट होगा। एक्चुअली में ये आपको लगेगा कि वेट जीरो कैसे हो रहा है, लेकिन जब फ्रीली फॉल हो रही है बॉडी तो उसका जो मैग्नीट्यूड है केवल mg उस पर लग रहा होगा एंड उसकी वजह से वो डाउनवर्ड मूवमेंट कर रहा है। तो जो उसका वेट हम समझेंगे तो एक तरीके से जब भी कोई फ्रीली फॉलिंग बॉडी होगी तो उसका वेट हमेशा जीरो कंसिडर्ड होगा। ओके, तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, फॉर ए 4 बार लिंकेज इन ए टॉगल पोजीशन द वैल्यू ऑफ मैकेनिकल एडवांटेज। आप इसको डायरेक्टली याद भी रख सकते हैं, इन्फिनिटी होगा, क्योंकि जब टॉगल पोजीशन आएगी तो हम कोई भी उसको एफर्ट नहीं दे रहे होंगे, लेकिन हमें लोड को वो पुट कर रहा होगा। ओके, क्योंकि लोड तो वो पुट कर रहा होगा लेकिन हम उसको कोई भी एफर्ट नहीं लगा रहे हैं। तो हम जानते हैं कि मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू लोड डिवाइड बाय एफर्ट होता है। दैट्स वाई जब आप इसको एफर्ट को जीरो पुट करेंगे तो आपको मैकेनिकल एडवांटेज इन्फिनिटी मिलेगा। ओके, then question number 25, the power required by machines having an efficiency of 80% for raising a load of 24 Newton through a distance of 36 meter in a 1 minute is। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर आप देखेंगे आपको पावर की इफ़िशियंसी दी हुई है, मशीन की इफ़िशियंसी गिवन है एंड लोड जो है वो 24 न्यूटन राइज हो रहा है, उसकी डिस्टेंस भी दी हुई है एंड टाइम दिया हुआ है। तो आपको पता है कि अगर आप इस पर्टिकुलर लोड इनटू डिस्टेंस करेंगे तो आपको पर्टिकुलरली वर्क मिलेगा, लेकिन आपको पावर चाहिए। तो पावर निकालने के लिए वर्क में अगर आप टाइम का डिवाइड करेंगे पर्टिकुलर कितने टाइम में वो अप हो रहा है तो आपको पावर मिलेगी। तो आप उसको देखेंगे तो 24 न्यूटन है एंड 36 डिस्टेंस है, 36 मीटर डिवाइडेड बाय 1 मिनट था, लेकिन हम जानते हैं कि हम इसको सेकंड में रखेंगे, क्योंकि हम अगर न्यूटन और मीटर यानी कि जो 24 न्यूटन और 36 मीटर, न्यूटन मीटर हमारा जूल आएगा एंड नीचे अगर हम सेकंड करेंगे तो हमें वाट मिल जाएगा, अदरवाइज हमें वाट नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑप्शन में हमें वाट गिवन है तो हम इसको जूल पर सेकंड करेंगे, इससे हमें 14.4 वाट आपको ऑप्शन होगा। अब एक्चुअली में क्या है कि आपको एक्चुअल पावर निकालना है, तो हम अगर हमारी मशीन की इफिशियंसी 80% है, इट मीन्स हमें जो पावर हमारी आइडियल पावर आई है उससे ज़्यादा पावर उसको देना पड़ेगा। ज़्यादा पावर देने के लिए आप क्या करेंगे, एक्चुअल पावर जो है, एक्चुअल पावर रिक्वायर्ड इज इक्वल टू आइडियल पावर डिवाइडेड बाई इफिशियंसी कर देंगे, क्योंकि इफिशियंसी क्या होती है आपकी इफिशियंसी अगर आप वैसे डायरेक्टली कैलकुलेट करेंगे तो आपकी आइडियल पावर डिवाइड बाय एक्चुअल पावर होगी। तो वहाँ से आपने इसको सिंप्लीफाई किया है, 18 वाट आपको इसका आंसर मिल जाएगा। देन क्वेश्चन, ए मैकेनिकल सिस्टम कैन बी सेड टू बी कंजर्वेटिव। तो ये डायरेक्टली आपको याद रखना है, कंजर्वेटिव सिस्टम इज़ वन दैट हैज़ ए टोटल एनर्जी इज कॉन्स्टेंट, जिससे हम देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो जैसा ये सिमिलर कॉन्सेप्ट है, काफ़ी इजी क्वेश्चन था, आपने कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 27, ए बुलेट इज फायर्ड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम ए राइफल विद ए वेलोसिटी ऑफ 110 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ 115 मीटर हाइट टावर इफ जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर द वेलोसिटी विद विच द बुलेट विल स्ट्राइक द ग्राउंड इज। तो यहाँ पे आपको क्या है, बाई एनर्जी बैलेंस अगर आप देखेंगे तो इनिशियली क्या है कि उस पर्टिकुलर बुलेट में पोटेंशियल एनर्जी भी होगी और काइनेटिक एनर्जी होगी, लेकिन जब वो बॉटम ऑफ द टावर आ जाएगी तो केवल उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी। ओके, तो अगर आप देखेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, mgh, एनर्जी बैलेंस आप करना है केवल, तो mgh प्लस इनिशियली उसकी एनर्जी आपको वेलोसिटी दी है यानी काइनेटिक एनर्जी है, तो 1/2 mv1 स्क्वायर एंड जो फाइनल एनर्जी होगी वो v2 होगी, तो 1/2 mv2 स्क्वायर। अब आपको इसको इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है, मास तो सेम रहने वाला है, बुलेट का कैंसिल हो जाएगा, तो v2 आ जाएगा √v1 स्क्वायर प्लस 2gh, देन v1 और v2 की v1 और h की वैल्यू आपको गिवन है वो पुट कर देंगे, तो आपका ऑप्शन नंबर सी इसका आ जाएगा 120 मीटर पर सेकेंड। देन क्वेश्चन नंबर 28 है, स्टोन ऑफ मास m एट द एंड ऑफ ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l इज वाइल्ड इन ए वर्टिकल सर्किल एट ए कांस्टेंट स्पीड, द टेंशन इन द स्ट्रिंग विल बी मैक्सिमम व्हेन द स्टोन इज। सो यहाँ पे क्या है कि आपको टेंशन के बारे में पूछा गया कि कब होगी, तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप
स्टीयरिंग को अगर रोटेट करें एल लेंथ की स्टीयरिंग को एक कांस्टेंट स्पीड पे, तो वो आपका जो बॉटम होगा वो एट द बॉटम ऑफ द सर्किल उस पर मैक्सिमम आपकी टेंशन होगी, क्योंकि जब अप साइड में होगा तो वो स्लैक कर रहा होगा, तो जब बॉटम साइड में होगा तभी आपका मैक्सिमम उस पर टेंशन हो रहा होगा। ये काफ़ी ईजी, आप कॉमन सेंस से भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे। देन क्वेश्चन नंबर 29 है, स्टोन इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड विद ए सर्टेन वेलोसिटी फ्रॉम द ग्राउंड, इट टेक 30 सेकंड टू रीच द मैक्सिमम हाइट, देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस, द टाइम टेकन ऑफ द स्टोन टू रीच द ग्राउंड फ्रॉम इट्स मैक्सिमम हाइट इज। सो आपको पता है कि जब टी टाइम उसको अप होने में लगा है, तो उस पर्टिकुलर द टाइम टेकन बाय द स्टोन टू रीच द ग्राउंड फ्रॉम इट्स मैक्सिमम हाइट, तो वापस उसको रिटर्न करने में भी उतना ही टाइम लगेगा अगर कोई भी एयर रेजिस्टेंस उस पर नहीं लग रहा, तो इसका ऑप्शन नंबर डी आएगा। देन क्वेश्चन नंबर 30 है, पार्टिकल पी इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द अर्थ सरफेस एट लेटीट्यूड 45 डिग्री विद स्केप वेलोसिटी v, जो कि आप जनरली जानते हैं कि 11.19 किलोमीटर पर सेकेंड है। द वेलोसिटी डायरेक्शन मेक एन एंगल अल्फा विद द लोकल वर्टिकल, द पार्टिकल विल स्केप एन अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड। तो यहाँ आपको याद रखना है कि जब कोई भी बॉडी अर्थ की सरफेस पे, एनी बॉडी ऑन अर्थ हैज एन नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी, मतलब उसमें नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी ऑलरेडी स्टोर है, जिसकी वजह से वो अर्थ की सरफेस पे, अदरवाइज वो क्या होगी, वो अर्थ की सरफेस से अपने आप ऊपर चली जाएगी अगर उस पर कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी। तो वो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो -mgr है। आर यहाँ जो कैपिटल आर है वो अर्थ का, आप समझेंगे क्या है, अर्थ की रेडियस। ओके, यहाँ से अगर आप देखेंगे इफ़ गिव सम अमाउंट ऑफ एनर्जी, अगर हम किसी मास को कुछ एनर्जी देते हैं तो वो इसको ओवरकम करके चला जाता है, यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² वो उसको ओवरकम कर देती है mgr। तो उस पर्टिकुलर वेलोसिटी से क्या होता है कि वो आपका मूवमेंट करने लग जाती है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो v अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो v = √2gr आएगा। तो यहाँ से आपको क्या पता चला कि जो अल्फा है उसको आप कुछ भी रखिए, क्योंकि अल्फा का कहीं पे भी यूज नहीं हो रहा है। v जो है डायरेक्टली 1/2 mv² रखेंगे, और वो mgr जो यहाँ पे r होगा वो डिनोट करेगा कि r यहाँ पे अर्थ सरफेस पे तो रहने वाला ही है, अगर उससे ऊपर अगर हम जितनी ज़्यादा वेलोसिटी देंगे वो उतना ही ऊपर जाने लग जाएगा, यानी जब आप वेलोसिटी 0 रखेंगे तो उस हिसाब से इसमें चेंजेस आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अल्फा पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं कर रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन आएगा इरेस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा। ओके, सो होपफुली आपको समझ में आएगा। एक क्वेश्चन में मिस्टेक थी जो मैंने नोटिस कर ली है, वो आप पिन किया हुआ कमेंट सेक्शन होगा, वहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हैं। और लेकिन यहाँ पे जो फाइनल आपका आंसर आया है उसमें इसका चेंजेस कर दिया गया है, उससे आपको इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एंड ड्यूरिंग द एक्सप्लेनेशन एक टाइम लिमिट होती है, उसमें हमें एक्सप्लेन करना होता है, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन को अगर हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम होगा, हर एक क्वेश्चन में 5 to 6 मिनट लगने वाले हैं। तो जैसा ही हमने काफ़ी शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश की है, तो आपको होपफुली समझ में आया होगा। एंड अगर आपको अदर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट टेस्ट। आप मुझे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी हुई है वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। गुड लक गाइज, टेक केयर।